नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से देखते हैं अगले आधे घंटे। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं, वो भी प्रदेश से जुड़ी हुई। तो केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले हुए। तो आज प्रदेश में भी पूरे दिन उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां रही हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और आज दिन भर अलग अलग सियासी पार्टियों की लिस्ट आती रही। शाम तक सभी 9 सीटों पर मुकाबलों की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। इस रिपोर्ट में हर एक सीट के बारे में जानी और यह भी जानी कि कहां त्रिकोणीय मामला है और कहां सीधी टक्कर बीजेपी और सपा गठबंधन में है। उत्तर प्रदेश के लिए गुरुवार लिस्ट वार बन गया। उपचुनाव के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सभी ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कुंदरकी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है, तो सपा कांग्रेस की ओर से हाजी रिजवान मैदान में है। बीएसपी ने रफ्तुल्ला को टिकट दिया है। गाजियाबाद सीट से बीजेपी के लिए संजीव शर्मा, सपा गठबंधन की ओर से सिंहराज जाटव और बीएसपी की ओर से परमानंद गर्ग लड़ेंगे चुनाव। वहीं बात करें खैर सीट की, तो बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर, सपा गठबंधन ने डॉक्टर चारू कैन और बीएसपी ने डॉक्टर पहल सिंह को टिकट दिया है। करहल सीट पर बीजेपी के अनुजेश यादव की लड़ाई सपा के तेज प्रताप यादव से है। मुकाबला बीएसपी के अविनाश शाह की त्रिकोणीय बना रहे हैं। इसी तरह फूलपुर में बीजेपी ने दीपक पटेल, तो सपा गठबंधन ने मुस्तफा सिद्दीकी और बीएसपी ने जितेंद्र ठाकुर को टिकट दिया है। जबकि कटेहरी में बीजेपी के धर्मराज निषाद का मुकाबला सपा गठबंधन की शोभावती वर्मा और बीएसपी के जितेंद्र वर्मा से है। मंझवा सीट पर बीजेपी की सूची स्मिता मौर्य का मुकाबला सपा गठबंधन की ज्योति बिंद और बीएसपी के दीपू तिवारी से है। सीसामऊ में बीजेपी के सुरेश अवस्थी, सपा गठबंधन की नसीम सोलंकी और बीएसपी के वीरेंद्र शुक्ला के बीच मुकाबला है। वहीं मीरपुर में बीजेपी की सहयोगी आरएलडी के मिथिलेश पाल का मुकाबला सपा गठबंधन की सुम्बुल राणा और बीएसपी के शाहनजर से है। अब सभी 9 सीटों के लिए सभी बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक तरफ बीजेपी जहां जीत का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस यूपी उपचुनाव में सीधे नहीं लड़ने को बलिदान के तौर पर हाईलाइट कर रही है। विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और संगठन की दृष्टि से भी हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग लंबे समय से विधानसभा उपचुनाव की तैयारी हमारी पार्टी कर रही है, तो हमारे सभी प्रत्याशी कल नामांकन करके और पूरी मजबूती के साथ जो हमारे कामकाज का लेखा जोखा है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है हमारी सरकार का, एक कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर जाएगा। बात हाथ और साइकिल की नहीं है, बात है कि इस देश की राजनीति में किसी न किसी को आगे आना होगा, कोई मिसाल और उदाहरण पेश करना होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आप का समर्थन देते हुए इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने का प्रयास किया, जो पूरे देश में। हालांकि कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे बलिदान की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल ये पूछा गया कि माने कैसे, तो जवाब के साथ साथ दर्द भी छलक गया कि ये मजबूरी का बलिदान है। नहीं, आपसी चर्चा के बाद में जब हमें ये लगा कि आपस में चर्चा करने से बात नहीं बन रही है और साथ ही साथ बेहतर होगा कि हम एकजुटता के साथ में इस चुनाव को लड़ें, और प्रमुख उद्देश्य जो है वो है भारतीय जनता पार्टी को हराना। यूपी में उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो यूपी में जनता किसको देगी जीत का गिफ्ट, ये 23 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन बात तोहफों की हो रही है, तो अगली बड़ी खबर जो भी है वो तोहफे से जुड़ी है। दिवाली पर मोदी सरकार ने देशवासियों को एक नहीं बल्कि कई तोहफे दिए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। क्या है वो बड़े फैसले, इस रिपोर्ट में देखिए आप। इस साल 7000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए, स्पेशल ट्रेन। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गुरुवार को रेल मंत्रालय की 6,798 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 2 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 जिले कवर होंगे। मिथिलांचल में बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। नॉर्थ बिहार को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है।
ये प्रोजेक्ट है 256 किलोमीटर 256 किलोमीटर का, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। आने वाला समय छठ का समय है, तो आप सबको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली और छठ की। और इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है कैबिनेट में एक बहुत लंबे समय से जो उत्तर बिहार के हमारे सभी साथियों की जो ड्रीम थी, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को आज अप्रूव किया गया है। अमरावती रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए कृष्णा नदी पर 3.2 किलोमीटर लंबा नया रेलवे पुल बनाया जाएगा। ये अमरावती को हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर से जोड़ेगा। इसी कड़ी में आज दो बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला लिया गया है अमरावती रेलवे लाइन। आप सब जानते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल सिटी है, और ये कैपिटल सिटी बहुत ही एक नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप किया गया है, जिसमें अर्बन किया जा रहा है, जिसमें कि अर्बन प्लानिंग के सारे पॉइंट्स को इसमें फोकस किया गया है। तो अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर्स की 2245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। जिन दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, उसमें 2245 करोड़ रुपए की लागत से अमरावती रेलवे लाइन और बिहार को पूर्वोत्तर से जोड़ने के लिए 256 किलोमीटर रेल लाइन की डबलिंग को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को अगले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना से 19 लाख रोजगार पैदा होंगे। 256 किलोमीटर रेल लाइन की डबलिंग होगी। 162 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। पैसेंजर और मालगाड़ियों दोनों की आवाजाही की सुविधा होगी। सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए की वेंचर कैपिटल फंड को भी मंजूरी दी है। इस फंड को पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। इसकी इंडिकेटिव इन्वेस्टमेंट रेंज 10 से 60 करोड़ रुपए होगी। सरकार को प्राइवेट फंड के को इन्वेस्टमेंट से कई गुना अधिक प्रभाव की उम्मीद है। और देश प्रदेश में अगली खबर की बारी है, जो आपको सावधान करने के लिए मिलावटखोरों और नकली सामान माफियाओं पर योगी सरकार लगातार नकेल कसी है। ताजा मामला मेरठ का है, जहां जब पुलिस ने खेतों के बीच चल रही एक फैक्ट्री पर छापा मारा तो जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। अगर आप एनसीआर में रहते हैं तो यह खबर का सीधा ताल्लुक आपसे ही है। ये पाइपों का जाल, ये ड्रमों का जखीरा, दिखने में कोई आम फैक्ट्री सी लग रही इस जगह पर हर महीने करोड़ों का कारोबार होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कारोबार जाली है, यहाँ का सामान जाली है, इसको चलाने वाला ठग है और खरीदने वाला शिकार। तस्वीरें मेरठ गाजियाबाद बॉर्डर पर बसे गेझा गांव की है। यहाँ पर हर दिन लाखों के वारे न्यारे होते थे, लेकिन फिर बुधवार की शाम पुलिस आ गई, भांडाफोड़ हो गया और तब मामला खुला इस पूरे खेल और उसके मास्टरमाइंड का। पहले खेल समझिए। गेझा गांव में मनीष गुप्ता चला रहा था नकली तेल की फैक्ट्री। मनीष ने डिपो से तेल लेकर आने वाले टैंकर ड्राइवरों से सेटिंग कर रखी थी। आरोपी असली तेल के टैंकरों से बीच रास्ते में ही जीपीएस निकाल देते। तेल के टैंकर को पेट्रोल पंपों की बजाय गोदाम की तरफ डाइवर्ट किया जाता था। गोदाम पर उस टैंकर से एक तय मात्रा में असली डीजल पेट्रोल चोरी किया जाता। शुरुआती पूछताछ में बताया इन्होंने कि जो पेट्रोल पंप से जो तेल जाता था, उससे ये लोग टैंकरों से जीपीएस निकाल लेते थे, और जीपीएस निकालने के बाद ये लोग उसको जीपीएस को मूव करते रहते ताकि ये लगे कि कहीं पे ये जाम में फंसी हुई है गाड़ी। उसके बाद वो टैंकर से यहाँ पे आते थे, यहाँ से तेल निकाला जाता था। अब सवाल उठता है कि टैंकर से डीजल पेट्रोल चोरी होता था और किसी को पता नहीं लगता था,
तो इसके लिए भी इसके मास्टरमाइंड मनीष गुप्ता ने इंतजाम कर रखा था। मनीष पहले केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। उसने वहां की ट्रेनिंग का इस्तेमाल नकली तेल बनाने में किया। आरोपी टैंकर से जितना डीजल पेट्रोल निकालता उतना हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मिला देता था। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की डेंसिटी पेट्रोल डीजल वाली होती है, इसलिए चोरी का पता नहीं लगता था। नकली तेल लेकर फिर टैंकर जीपीएस लगाकर पेट्रोल पंप पर सप्लाई देता था। जो तेल फैक्ट्री में चोरी होता उसमें भी हाइड्रोकार्बन मिलाकर उसे और बढ़ा लेता। ये मिलावटी तेल फिर वो आसपास के किसानों और फैक्ट्रियों में बेचता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी हर महीने करीब 6 से 10 लाख रुपए का नकली तेल बेचता था। पुलिस ने छापेमारी में करीब 35,000 लीटर मिलावटी तेल पकड़ा है। मुख्य आरोपी मनीष गुप्ता, उसके भाई और बेटे समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले 4 साल से चल रहा था नकली तेल का खेल। टिप मिलने के बाद पुलिस ने नकली तेल की इस फैक्ट्री पर छापा मारा तो वहां पहले तो अफरा तफरी मच गई, फिर सारे आरोपी पकड़े गए। छापे में क्या क्या बरामद हुई है वो भी देखिए। बायोडीजल समेत हाइड्रोकार्बन केमिकल मौके से पकड़ा गया। गोदाम में 3 लाख लीटर की क्षमता वाले 4 टैंकर जमीन में दबे मिले। तेल निकालने के लिए कई मोटर पंप लगे थे। बताया जा रहा है कि यह नकली तेल पूरे एनसीआर में सप्लाई होता था। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस पूरे खेल में तेल डिपो वाले भी शामिल हैं या सिर्फ टैंकर ड्राइवर ही। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। यह बयान इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि कल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई थी। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान बेहद अहम हो जाता है, खासतौर से सीमा रेखा को लेकर, भारत चीन की सीमा रेखा को लेकर। A recent significant development that underscores the importance of defense dialogues on the global stage. India and China have been involved in talks both at diplomatic and military levels to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. The consensus achieved includes patrolling and grazing to traditional areas. This is the power of engaging in continuous dialogue because sooner or later solutions will emerge. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान चीन और भारत के बीच एलएसी पर बनी सहमति को लेकर है। राजनाथ सिंह ने इस सहमति को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान ब्रिक्स में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद आया है। ब्रिक्स में बुधवार को बैठक के बाद पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच हुई बातचीत को लेकर क्या कहा था, आपको वो भी सुनना चाहिए। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ये बैठक करीब 50 मिनट चली थी और 5 साल में ये पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये पहली बैठक थी। इस बैठक को दोनों ही देशों के बीच एलएसी को लेकर चले आ रहे तनाव के अंत की शुरुआत माना जा रहा है। तो चलिए प्रदेश की एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। रामपुर में सपा के नए सांसद बने हैं मुहिबुल्लाह नदवी। अभी मुहिबुल्लाह नदवी की संसद सदस्यता को लेकर बवाल जारी था कि एक और मुसीबत उनके सामने आ गई है। मामला पत्नी से लड़ाई का है जो पहुंच गया सांसद महोदय की कुर्की तक। क्या है पूरी खबर, देखिए आप। कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। वक्फ बोर्ड पर संसद में अपनी राय रखने वाले रामपुर से सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को फिलहाल ये डर है कि उनके घर का सामान सड़क पर न आ जाए और इस डर का कारण है ये सरकारी नोटिस। ये नोटिस आगरा के फैमिली कोर्ट ने भेजा है और इसमें रामपुर के नए नवेले सांसद की संपत्ति कुर्क करने का आदेश निकाला है। पहले अदालत का फैसला सुनिए, फिर पूरा मामला सिलसिलेवार ढंग से समझिए।
फैमिली कोर्ट ने रामपुर पुलिस को 20 दिन के अंदर कुर्की करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नई दिल्ली के जंगम संपत्ति कुर्क करने और 5,30,000 रुपए की धनराशि जमा कराने का आदेश दिया है। 20 दिन में पैसे नहीं जमा हुए तो कुर्क हुई संपत्ति बेचकर पैसा वसूलने का आदेश है। अब सवाल ये है कि ये नौबत आई क्यों, किस मामले में अदालत ने ये फैसला दिया है। इस पूरे घटनाक्रम की भी क्रोनोलॉजी समझिए। मोहिबुल्ला नदवी की पत्नी रुमाना परवीन ने उनके खिलाफ आगरा में मारपीट और दहेज उत्पीड़न का केस किया है। केस आगरा कोर्ट में विचाराधीन है। पत्नी ने कोर्ट से भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने 10,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। रुमाना परवीन से मोहिबुल्ला का एक 11 साल का बेटा है। आदेश में कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश की जानबूझकर अवहेलना हुई है, इसलिए नई दिल्ली में जो भी जंगम संपत्ति मिले उसे कुर्क कर ले। जंगम संपत्ति चल संपत्ति को कहते हैं, जैसे जेवरात, रुपए, पैसे, मोटर कार आदि। पत्नी से विवाद काफी समय से चल रहा है, करीब मैं समझता हूँ 2018 से इनका विवाद चल रहा है। उस समय ये सांसद नहीं थे, उस समय जामा मस्जिद के इमाम थे और वर्तमान में ये अभी जो नया इलेक्शन हुआ है उसमें ये सांसद हो गए रामपुर से। और सांसद होने के बाद भी अपनी पत्नी का जो भरण पोषण की राशि है वो आप नहीं दे रहे, इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा आपके खिलाफ रिकवरी वारंट जारी किया गया। कोर्ट ने जब कुर्की और रिकवरी का नोटिस भेजा तो उसके बाद सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी का जवाब भी आया है और उन्होंने पूरे मामले को सियासी करार दिया है। सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि विपक्षी द्वारा कोर्ट को गुमराह कर इस तरह के कुर्की वारंट जारी करा दिए गए हैं। हमारे वकील ने आज आगरा परिवार न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया है। हम अब तक प्रतिवादी को 7,44,000 रुपए जमा कर चुके हैं। हम इस मामले में कुछ अधिक नहीं बोलना चाहते क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब देखना यह है कि मोहिबुल्ला नदवी के जवाब पर कोर्ट क्या कदम उठाती है। तो चलिए अभी वक्त हो छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। तो चलिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीर है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। मौका था वायनाड में प्रियंका गांधी के नामांकन का, लेकिन महज कुछ सेकंड की इस तस्वीर ने पूरे देश की सियासत में एक उबाल ला दिया है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चलने लगे। फैसला जनता को करना है, हम सिर्फ रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। प्रियंका गांधी के नामांकन के समय का ये वीडियो अब तक सोशल मीडिया पर ही वायरल थी, लेकिन अब इस तस्वीर को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। और कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा अंदरूनी मामला है। आप टिकट किसे दें ये आपका अंदरूनी मामला है, अध्यक्ष कौन बनाए ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर एक नेता है वो पिछड़े समाज से आता है और जिस कमरे में नामांकन हो रहा था उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से, और वो व्यक्ति कोई और नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है कि आप राजनीति में अपना
ओछी घटिया राजनीति करते हुए जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। मामला वीडियो तक ही नहीं रुका, बल्कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक तस्वीर भी दिखाई और उस तस्वीर को मल्लिकार्जुन खड़गे के बाहर रहने का कारण बताया। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सामने आई। ये इसलिए होता है क्योंकि ये तस्वीर सब कुछ कहती है। ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं प्राइम मास्टर गोगो जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा, ये आगे बैठे हैं। इनके बगल में है प्रियंका गांधी वाड्रा। असलियत ये है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है। सियासत में सच और सोच दोनों सुविधा के चश्मे से देखे जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जो वाक युद्ध बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ा है, इसमें फर्क सच और सोच का ही दिख रहा है। और अब एक खबर बहराइच से देख लेते हैं। बहराइच में अवैध मदरसों पर योगी सरकार ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। पूरे मामले की एटीएस जांच कर रही है। मदरसों की जांच में कुछ बड़े आंकड़े आए हैं, आपको उन्हें जानना चाहिए। तस्वीरें बहराइच की हैं, जहां गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच एटीएस कर रही है। बहराइच में रडार पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। बहराइच में 792 मदरसे हैं। अल्पसंख्यक विभाग के पास 290 मान्यता प्राप्त और 11 सहायता प्राप्त मदरसों का ब्यौरा है। मतलब बहराइच में 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। योगी सरकार एटीएस से इन मदरसों की फंडिंग की जांच करा रही है। गैर मान्यता प्राप्त इन 495 मदरसों में 40,000 बच्चे पढ़ते हैं। बहराइच में कई मदरसे 30 सालों से ज्यादा पुराने मिले। ये सभी गैर मान्यता प्राप्त थे और चल रहे थे। जब इन मदरसों की फंडिंग की जांच की गई तो मदरसा संचालकों ने इससे मिलने वाले चंदे से चलने की बात कही थी। इसके बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच एटीएस को सौंप दी गई थी। कहीं कहीं स्वीकार करते हैं कि हाँ, फंडिंग विदेश से भी आती है, जिससे जो भारत के लोग विदेश में रहते हैं वो पैसे भेजते हैं मदरसों को। आपको ये भी बता दें कि बहराइच में इन मदरसों की फंडिंग को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। अब देखना है कि जांच के दौरान इन मदरसों के तार कहां तक पाए जाएंगे। तो चलिए अभी वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अयोध्या से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाएंगे आपको। खाए जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ। गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान। बैद्यनाथ कब्ज आहार दे कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि आरबीआई कहना है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। रामलला शोभितं प्राण प्रतिष्ठापनम् प्रकाशमान उत्सवं दीपोत्सवं सुमंगलम महोत्सवं दीपोत्सवं। मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान, रफ्तार तरक्की को विकास को उड़ान। अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल, जहूं और है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल। बुलडोजर प्रहार से बुराई गई हार, हर दिन है उत्सव, हर दिन है त्योहार। करुणामयी बौछार, राम राज्य का श्रृंगार। राम आगमन ने दिया यूपी को तार, यूपी को दिया तार। प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोजदायकम, दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम। दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम, दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम। तो अयोध्या की एक और खबर आपको, इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से एक जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। 3 आरोपियों को कोर्ट ने
4 नवंबर तक कस्टडी में भेजा है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस को लेकर एक बड़ा अपडेट। कोर्ट ने आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेजा और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर कहा जा सकता है कि लगातार जो 3 आरोपियों को कोर्ट ने 4 नवंबर तक कस्टडी में भेज दिया है। कब उनसे पूछताछ होगी। कोर्ट ने आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेजा है। कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर है कि आखिर किसने बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है किसने की। 3 आरोपियों को कोर्ट ने 4 नवंबर तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया है। तो कोर्ट ने आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेजा है और कहा जा सकता है कि जांच अभी जारी रहेगी। और अब खबर प्रदेश से है, देखकर आपको अच्छा भी लगेगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। योगी सरकार खुद दीपोत्सव को लेकर तैयारियों पर नजर रखती है और इस बार तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। लेकिन क्योंकि पिछली बार भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना था और उसी रिकॉर्ड को एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इस तरीके से तैयारी की है कि इतने दीप जो हैं वह अयोध्या शहर में जगमगाएंगे, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और इसीलिए दीपोत्सव को लेकर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो लगातार पूरी कोशिश कर रही है कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बने जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम जो है उस रिकॉर्ड में शामिल हो और इसीलिए सारी तैयारियां चल रही हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव में वहां के कुम्हारों के जीवन में नई रोशनी लाने का काम किया है। कभी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले कुम्हार दीपोत्सव के दौरान बेहतर कमाई से खुश हैं। दीपोत्सव की तैयारी को लेकर महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि नगर निगम के सभी वार्ड में दीपोत्सव मनाया जाएगा। 2247 कर्मचारी हमारे लगे रहेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने इसको 5 जोन में और 20 सेक्टर में बांट के रखा है, जिससे हमारे उसमें अधिकारियों कर्मचारियों की सबकी ड्यूटी लगी रहेगी। वो सब उस सारी चीजों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे और स्वच्छता का हमने लगातार एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। उस स्टैंडर्ड को और आगे ले जाना, अपने ही बनाए हुए बेंचमार्क को थोड़ा और आगे सेट करना, यह हम लोगों के लिए चैलेंज है। क्योंकि दीपोत्सव एक पूरी दुनिया को में देखे जाने वाला इवेंट है और हमारे अयोध्या के कहीं न कहीं वो हमारी अयोध्या की शान से जुड़ा हुआ, हमारी अयोध्या के गौरव से जुड़ा हुआ इवेंट है। 8वें दीपोत्सव में 25 लाख दियों के प्रज्वलन का है लक्ष्य। हर दीपावली अयोध्या में सरयू तट पर दीपोत्सव का आयोजन। दीपोत्सव से अयोध्या के कुम्हारों की बेहतर हुई आमदनी। साल 2017 से बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही हर साल अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। 3 दिवसीय दीपोत्सव 28 अक्टूबर से शुरू होगा और मुख्य कार्यक्रम 30 अक्टूबर को होंगे। तो चलिए अब बात प्रदूषण की कर लेते हैं। आगरा की कोर्ट ने रामपुर के सांसद मुहिबुल्ला नदवी की जो खबर हमने आपको दिखाई थी वो तो एक खबर थी, लेकिन इसके साथ साथ बात प्रदूषण की करते हैं। दिल्ली में वो इकलौते नहीं है जिन पर कहा जा सकता है मुसीबत आई है। पूरी दिल्ली इस समय गैस चैम्बर में सांस लेने को मजबूर है। जैसे ही ठंडक बढ़ती है, जैसे ही दीपावली का त्यौहार आता है, वैसे ही जो दिल्ली है वो एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है और जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन सवाल यही है कि जो हवा और पानी की शुद्धता की गारंटी लेकर सत्ता में आए थे वो खुद बयानबाजी में व्यस्त है और दिल्ली वाले जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पराली का प्रभाव कहें या फिर जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसको लेकर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये 5 तस्वीरें इस बात को चीख चीख कर कह रही हैं कि हवा हो या पानी, सभी जगह का वातावरण प्रदूषित हो गया है। इन तस्वीरों में पहली तस्वीर इंडिया गेट की है, दूसरी तस्वीर मौलाना आजाद रोड की है जहां हवा में धूल को कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर जिसमें हवा की गुणवत्ता को नापा भी जा रहा है और चौथी तस्वीर दिल्ली में बह रही यमुना नदी की। पर यह सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रह गया है, अब ये दिल्ली बॉर्डर को पार कर गया है और इस बात की गवाही दे रहा है।
पांचवी तस्वीर जो कि यूपी की गाजियाबाद की है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। इन तस्वीरों से साफ है कि दिल्ली में सर्दी का मौसम शुरू होते ही वायु प्रदूषण के साथ यमुना के पानी में प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से यमुना। तो ये बड़ी खबर के साथ आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।